वंदे मातरम बच्चों। अपना जो आप पाठ 8 है ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका, यानी ये पाठ अपने को ये समझाना चाहता है कि अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की आजीविका के साधन हैं। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरह के आजीविका के साधन हैं, वैसे ही उन आजीविका के साधनों के अनुसार ही उनको मजदूरी मिलती है। जैसे किसी के पास खेती की ज़मीन ज़्यादा है तो वो उसके ऊपर मजदूर लगाएगा, उन मजदूरों को वो मजदूरी देगा। तो ये मजदूरी अलग अलग इलाकों में अलग अलग राज्यों में अलग अलग है। अपना जो पाठ है उसमें तमिलनाडु का वर्णन चल रहा है। उसमें आगे रामलिंगम और करुथम्मा। रामलिंगम के पास 20 एकड़ ज़मीन है, वो उस पर खेती करने के लिए या उस पर काम करने के लिए मजदूर रखता है। तुलसी भी उनमें से उन मजदूरों में से एक है जो रामलिंगम के खेतों में काम करती है। अब है रामलिंगम और करुथम्मा, इनकी क्या है कि ज़मीन के अलावा रामलिंगम के परिवार के पास एक चावल की मिल है, क्योंकि ये धनवान है थोड़ा सा, और 20 जब जो ज़मीन है इसके पास, उस ज़मीन के अलावा इसने क्या ले रखी है, चावल की मिल भी है और बीज व कीटनाशक बेचने के लिए एक दुकान भी है। चावल की मिल में उन्होंने कुछ अपना पैसा लगाया और थोड़ा सरकारी बैंक से कर्ज ले लिया था। यानी इन्होंने जो चावल की मिल खोली उसमें क्या किया, उन्होंने कुछ पैसा अपने घर से लगाया, थोड़ा बहुत बैंक से कर्ज लिया। वे कलपट्टू और आसपास के गांवों से ही धान खरीदते हैं। मिल का चावल आसपास के शहरों के व्यापारियों को बेचा जाता है, इससे उनकी अच्छी खासी कमाई हो जाती है। भारत के खेती हर मजदूर और किसान, आगे वाला टॉपिक है। कलपट्टू गांव में तुलसी की तरह ही खेती हर मजदूर है, यानी जिनके पास खेती नहीं है, जिनके पास खेती करने के लिए ज़मीन नहीं है, दूसरे की खेती पर ही मजदूरी करके अपना जीवन यापन करे, उसे क्या कहते हैं, खेती हर मजदूर। तुलसी भी उन्हीं में से एक है। शेखर की तरह के छोटे किसान हैं और रामलिंगम जैसे बड़े किसान हैं। भारत में प्रत्येक 5 ग्रामीण परिवारों में से लगभग 2 परिवार खेती हर मजदूरों के हैं। यानी ये औसत निकाला गया कि भारत के जो प्रत्येक 5 परिवार है उसमें 2 परिवार ऐसे हैं जिनके पास कोई जमीन नहीं है, या है तो थोड़ी बहुत। ऐसे सभी परिवार अपनी कमाई के लिए दूसरों के खेतों पर ही निर्भर रहते हैं। इनमें से कई भूमिहीन हैं और कईयों के पास जमीन के छोटे छोटे टुकड़े हैं। शेखर जैसे छोटे किसानों को ले तो उनकी ज़रूरतों के हिसाब से खेत बहुत ही छोटे पड़ते हैं। भारत के 80% किसानों की यही हालत है। भारत में केवल 20% किसान रामलिंगम जैसे बड़े किसानों की श्रेणी में आते हैं। ऐसे किसान गांव की अधिकतर ज़मीन पर खेती करते हैं और उनकी उपज का बहुत बड़ा भाग बाजार में बेचा जाता है। कई बड़े किसानों ने अन्य काम धंधे भी शुरू कर दिए, जैसे मक्का दुकान चलाना, सूद पर पैसा देना, छोटी छोटी फैक्ट्रियां चलाना। यानी जाहिर सी बात है जिनके पास आमदनी है वो तो अपना धंधा चलाने के लिए दूसरा काम करेगा ही करेगा। हमने कलपट्टू में होने वाली खेती के बारे में पढ़ा। ग्रामीण क्षेत्रों में खेती के साथ साथ लोग जंगल की उपज और पशुओं आदि पर भी निर्भर रहते हैं। उदाहरण के लिए मध्य भारत के कुछ गांवों में खेती और जंगल की उपज दोनों ही आजीविका के महत्वपूर्ण साधन है। यानी मध्य भारत की बात करें तो अपन जैसे उत्तर प्रदेश हुआ, मध्य प्रदेश हुआ, ये जो भारत का मध्य का क्षेत्र, वहाँ पर क्या होता है, खेती भी करते हैं, खेती के साथ साथ पशुओं को पालते हैं, उन पशुओं से भी उनको क्या मिलती है, आय मिलती है। महुआ बीनने, तेंदू के पत्ते इकट्ठा करने, शहद निकालने और इन्हें व्यापारियों को बेचने जैसे काम अतिरिक्त आय में मदद करते हैं। इसी तरह सहकारी समिति हो या पास के शहर के लोगों को दूध बेचना भी कई लोगों के लिए आजीविका कमाने का मुख्य साधन है। समुद्र तटीय इलाकों में हम देखते हैं कि पूरे के पूरे गांव मछली पकड़ने में लगे हुए हैं। यानी एक तो वो जहां पर जो चीज आसानी से उपलब्ध है वही उनका आजीविका का साधन बन जाता है। जैसे समुद्र तट है, समुद्र के पास, तट के पास में खेती की जमीन कम है तो उनकी आजीविका का मुख्य साधन क्या है, समुद्र से मछली पकड़ना। मध्य भारत की बात करें, वहां पर जंगल है, खेती करने के लिए जमीन भी है, लेकिन वहां पर मिश्रित खेती की जाती है, यानी खेती के साथ साथ पशुओं को भी पाला जाता है। जंगल से जो प्राप्त उत्पाद है, यानी जंगल से जो सामग्री मिलती है उससे भी वो बाजार में बेचते हैं।
अरुणा और पारिवेलन के जीवन के बारे में पढ़कर मछली पकड़ने वाले एक परिवार के बारे में थोड़ा और जाने। यह परिवार कलपट्टू के पास पेदुपेट गांव के नाम के गांव में रहता है। उससे पहले अपने पास दे रखा है नागालैंड की सीढ़ीनुमा खेती। उससे पहले अपने एक प्रकरण दे रखा है डिब्बे में, किताब में, नागालैंड की सीढ़ीनुमा खेती। एक गांव है जिसका नाम है चिजामी, यानी नागालैंड राज्य है। और इस राज्य में एक गांव है, गांव भी कौन सा है? चिजामी। यहां पर क्या की जाती है? सीढ़ीनुमा खेती। सीढ़ीनुमा खेती पहाड़ी इलाकों में की जाती है, जहां पर ढालदार जगह हो, जहां पर क्या हो? ढाल हो। तो वहां पर पानी को रोकना भी जरूरी है। तो जैसे मान लो कि ये ढाल है, इस ढाल पे से पानी ऊपर से यूं नीचे की तरफ बहेगा। तो जब इस ढाल पे ये खेत है, मान लो ये खेत मान लो, अब इस खेत का ढाल यूं है, तो इसमें खेती करना बहुत मुश्किल भरा काम है। लेकिन नागालैंड में सीढ़ीनुमा खेती की जाती है। और उन्होंने क्या किया बेटा कि ये इस ढाल के विपरीत वो खेतों में क्या खोद देते हैं? जमीन खोद देते हैं, खाइयाँ खोद देते हैं, ताकि यहाँ पर पानी भर जाए। और इस खेत से ये खेत थोड़ा नीचाई पर होता है, फिर ये थोड़ा नीचाई पर होता है। तो ऐसे सीढ़ी की तरह जो खेत बने हुए होते हैं उन्हें कहते हैं सीढ़ीनुमा। और उनमें जो खेती की जाती है, उनमें जो फसल बोई जाती है, उसे कहते हैं सीढ़ीनुमा खेती। ये एक गांव है जिसका नाम है चिजामी। ये नागालैंड के फेक जिले में। कहाँ पर है ये गांव? ये गांव है नागालैंड के फेक जिले। राज्य कौन सा? नागालैंड। जिला कौन सा? फेक। इस समुदाय में रहने वाले लोग चकेशंग समुदाय के हैं। वे सीढ़ीनुमा खेती करते हैं। इसका मतलब है कि पहाड़ी की ढलाऊ जमीन को छोटे छोटे सपाट टुकड़ों में बांटा जा सके। यानी पहाड़ है, पहाड़ी की जो ढलाऊ जमीन है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लेते हैं और उस जमीन को सीढ़ियों के रूप में बदल दिया जाता है। प्रत्येक सपाट टुकड़े के किनारों को ऊपर उठा देते हैं जिससे पानी भरा रह पाए। यह चावल की खेती के लिए सबसे अच्छा है। क्या करते हैं? यहाँ पर है, यहाँ पर उन्होंने ये खाई खोद दी और इसको इतना ऊपर उठा देते हैं कि इससे पानी बहकर इधर के खेत में नहीं आए और वो इसमें इकट्ठा रहता है। तो ये पानी जो इकट्ठा रहता है वो किसके काम में उपयोगी है? क्या बोने के लिए उपयोगी है? चावल की खेती करने के लिए। चिजामी के लोगों के पास अपने अपने खेत है, लेकिन वे इकट्ठे होकर एक दूसरे के खेतों में भी काम करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि मिलकर किसी काम को करेंगे तो वो आसानी से काम हो सकता है। तो उन्होंने सामुदायिक भावना बना रखी है कि एक को किसी को मिलके, सारे मिलके एक को काम करवा देते हैं, फिर सारे मिलके दूसरों को काम करवा देते हैं। वे 6 से 8 लोगों का एक समूह बनाते हैं और इकट्ठे मिलकर पहाड़ के एक हिस्से पर घास पतवार साफ करते हैं। जब दिन का काम खत्म हो जाता है तो सारा समूह इकट्ठा बैठकर खाना खाता है और ऐसा कई दिनों तक चलता रहता है जब तक काम खत्म नहीं हो जाता। अलग अलग इलाकों में अलग अलग प्रकार की खेती, अलग अलग प्रकार के आजीविका के साधन अपन इस पाठ में समझने को मिल रहे हैं, पढ़ने को मिल रहा है। यहाँ तक आप इस पुस्तक में से अध्ययन करोगे और इसको समझोगे। धन्यवाद।